बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है कि जब न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और 288 रन स्कोर किए। पाकिस्तान को 289 रन का हदफ दिया इस मैच में कामयाबी के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले जब इस प्रोग्राम का आप ओपनिंग देख रहे होंगे, जब इस प्रोग्राम का आप जो है वो इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई 255 के स्कोर पे। फ़खर जमान सेंचुरी बनाने के बाद आउट हुए। अब तक इस मैच में क्या हुआ, एक नज़र डालेंगे ज़रा अब तक की सूरत हाल पे कि अब तक इस मैच की क्या सूरत हाल है। ये ताज़ा तरीन सिचुएशन है जिस सतह आप टेम्पलेट की सूरत में देखेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त 34 रन दरकार है अगली 46 गेंदों पर। फ़खर जमान अब से थोड़ी देर पहले जो सेट बैट्समैन थे आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। इमाम उल हक ने 60 रन बनाए, 49 बनाए बाबर आजम ने, और उससे पहले न्यूजीलैंड ने 288 रन स्कोर किए। 7 विकेटों के 9 पे मिचेल ने अपने कैरियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की, 113 रन की इनिंग खेली और विल यंग ने 86 रन स्कोर किए। तो इस तरह 46 गेंदें पाकिस्तान के पास अभी अकाउंट में जो लीगल डिलीवरीज हैं और 34 रन पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी के लिए दरकार हैं। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से बाबर आजम आउट हुए, फिर शान मसूद ने 12 गेंदें खेलने के बाद मैच 1 रन बनाया, और जिस तरह अब से थोड़ी देर पहले फ़खर जमान सेंचुरियन बैट्समैन आउट हुए, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट पे थोड़ा प्रेशर ज़रूर आया। क्योंकि सिचुएशन और इक्वेशन अभी भी पाकिस्तान के हक में कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी के साथ जीत सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम ही क्या कि जो सांसें ना रोक दे और जो है वो जो दिल उछल के हलक में ना आ जाए और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ना जीते, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैच पाकिस्तान की टीम आसानी के साथ जीत जाए। इस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भी हमें और होते हुए नज़र आएंगे। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए और क्रिकेट के से अमूर से जुड़ी गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, आप इनको गाय बगाए हमारे शोज़ में देखते रहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त FM 1 पे स्पोर्ट्स का शो भी होस्ट करती हैं और साथ साथ हमारे शोज़ का हिस्सा भी, और स्पेशली जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होती है PSL वर्ल्ड का, उसमें बिलखुसूस ये ज़रूर हमारे शो का खासा होती है। हमारे साथ मौजूद हैं एन ज़रा। एन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब से थोड़ी देर के बाद हमें पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन एन से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एन, टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला, इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? और आखिरी 25 ओवर्स में सिर्फ 3 बाउंड्रीज हासिल की हैं न्यूजीलैंड ने, आपको लगता है ये 25-30 रन थोड़ा न्यूजीलैंड शॉर्ट रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पर आपने ये सही एक ऐसा पॉइंट आउट किया जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्योंकि जब न्यूजीलैंड की इनिंग शुरू हुई थी, पहले तो आपने पिच की बात की, तो पिच के हिसाब से तो सही फैसला था कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, क्योंकि ड्यू फैक्टर हो जाता है बाद में पिंडी में। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने जैसे स्टार्ट किया था, ख़ासतौर पर डेरल मिचेल और विल यंग ने, तो ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे कि न्यूजीलैंड जो है वो जनाब 300 प्लस पर जाएगा। लेकिन बाद में जैसे ही विल यंग आउट हुए, वहाँ पर टॉम लैथम जब आए, सो टॉम लैथम ने आज उसी तरह किया कि जिस तरह हमारे साथ बाबर आजम और रिजवान T20 में करते हैं ना, आके वो सारी रन रेट को नीचे ले जाते हैं और जो प्रेशर है वो डाउन ऑर्डर पर डाल देते हैं। तो टॉम लैथम ने यही किया। जब वो आउट हो गए तो इतना ज़्यादा जो नीचे आने वाले बल्लेबाज थे उन पर प्रेशर भी बिल्ड हो चुका था। कुछ डेरल मिचेल भी थके हुए दिखाई दिए, लेकिन बहरहाल बड़ी उन्होंने इनिंग खेली। क्या अब आपकी गुफ्तगू से मैं क्या एसेंस लूँ कि अगर 25-30 रन ज़्यादा होते पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती थी? क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए ट्विस्ट आता जा रहा है सिचुएशन में। जी बिल्कुल, अगर 300 प्लस रन बन जाते यहाँ पर, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20वें या 25वें ओवर में जब न्यूजीलैंड खेल रहा था कि 315 या 320 का टारगेट मिलेगा, तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर मुश्किल हो सकता था। और जैसे कि आपने कहा कि जब तक क्लाइमेक्स ना आ जाए हमें मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। और जनाब आप देखने के क्लाइमेक्स की तरफ भी एन भी कह रही हैं, तो क्लाइमेक्स होगा या एंटी क्लाइमेक्स होगा, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं नुज़ैरा से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैच के बारे में। और इस दौरान जब आप और हम ब्रेक पर थे, पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई। सलमान आगा अब से थोड़ी देर पहले आउट हुए और इस तरह पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए फतह की उम्मीद की सूरत में मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल तो कर लेगा, लेकिन एक कन्विंसिंग विक्ट्री पाकिस्तान हासिल करने जा रहा था, उसको हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में पाकिस्तान ने थोड़ा सा मुश्किल बना लिया है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ने, और कैसे क्रिकेटर ने कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास में तकरीबन 85 फर्स्ट क्लास मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर के जब पाकिस्तान में अच्छे और ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का जिक्र होगा तो इनके तस्करे के बगैर ये बुक कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। अली भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप इस वक्त एबटाबाद में मौजूद हैं, तो एबटाबाद का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा मौसम है। और आपको पता है जिस तरह से एबटाबाद में मजीद ऐसी जगह है वहाँ पर कि जब भी आप पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई है या दुनिया में कहीं साउथ अफ्रीका खेलने गई है तो वहाँ का वेदर जो है वो बड़ा सूटेबल होता है। एज ए पाकिस्तान कैंपिंग जो है वहाँ पर लगी है काफी क्रिकेट की, और हाइट पे भी ये जगह। तो ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान मिलिट्री की अकेडमी भी है यहाँ पर। तो आता हूँ पहाड़ों पर और यहाँ पर अक्सर एंजॉय भी करता हूँ आके। तो कुछ बारिश वगैरह का सिलसिला भी है? हसन, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है मुझे। मैं पूछा कोई बारिश का भी सिलसिला है? जी बिल्कुल, बारिश का भी सिलसिला है। जिस तरह से आपने देखा कि वनडे मैचेस चल रहे थे यहाँ पर और जिस तरह से बारिश हो रही थी, तो ओवरऑल देखें तो मॉनसून शुरू हो गया और बारिशों का सीजन चल रहा है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि एबटाबाद में भी बारिशें हो रही हैं और यहाँ भी विकेटों की झड़ी लगी हुई है। यहाँ भी विकेटें गिर रही हैं। 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए हैं। एक आसानी के साथ पाकिस्तान को फतह मिल सकती थी और विकेटों की झड़ी लग गई और एक के बाद एक विकेटें गिरती जा रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि क्यों पाकिस्तान इस तरह के मैचेस को जो आसानी के साथ पाकिस्तान जीत सकता है, क्यों इतना मुश्किल बना देते हैं? देखिए, जब खेल रहे होते हैं, एक तो पाकिस्तानी पिचेस ऐसी हैं कि आप खेल रहे हैं तो पार्टनरशिप लगी हुई है तो आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू लेके चलें। और जब ऐसा टारगेट होता है, आपने चेस करने होते हैं 288 रन, अगर आपने चेस करने हैं तो उस पर कभी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो जो बैट्समैन खेल रहे थे और इमाम उल हक ने नो डाउट अच्छी इनिंग्स खेली और वनडे फॉर्मेट में ओडीआई में जो है मुसलसल परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं वो। और उन्होंने अगर देखा तो स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैटिंग जो की है वो फखर जमान ने की है। और जिस तरह से वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, ऑलमोस्ट 1550 और 9 सेंचुरीज कर चुके हैं अपने कैरियर में। और अगर जितनी भी इनिंग्स खेली उन्होंने तो इनकी सेंचुरी में एक और सेंचुरी आज हुई है। उससे पहले वो जो है साउथ अफ्रीका में आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग्स खेली अपनी, जोहानिसबर्ग में सेंचुरी की थी। उसके बाद 218 रन जो है जिम्बाब्वे में किए थे। तो यही वो इनिंग होती है। और स्ट्राइक रेट भी अगर देखें तो फखर जमान का बड़ा अच्छा जा रहा है थ्रू आउट, तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में या T20 फॉर्मेट में। मगर ये है कि तो जब बैटिंग ऑर्डर दोनों सेट खेल रहे थे तो वहां पर ही इनको मैच फिनिश करना था। और हमेशा से जो मैच फिनिशर है ना वो इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप चेस कर रहे हो, क्योंकि न्यूजीलैंड की ऐसी टीम है और इंग्लिश कंडीशन में जो भी टीमें होती हैं और इंग्लिश कंडीशन में खेलती हैं तो वो गिव अप नहीं करती हैं और बैटिंग पैराडाइज है। मगर फिर भी बॉलिंग में इस टाइम देखें आप तो मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर जितने भी हैं न्यूजीलैंड के, वो चेंज ऑफ पेस से बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट। अभी नुज़ैरा से हम बात करते हैं प्रोग्राम की इब्तिदा में कि न्यूजीलैंड ने तकरीबन कोई 25-30 रन कम किए। पाकिस्तानी बॉलिंग को आप किस तरह से कहते हैं और देखते हैं, क्योंकि आखिरी 25 ओवर में मैच 3 बाउंड्रीज पाकिस्तान ने कंसीड की हैं, जिसकी वजह से एक मौके पर जो स्कोर लग रहा था कि 320-325 से ऊपर होगा, वो मैच 288 तक पाकिस्तान ने महदूद किया। ये बिल्कुल 288 किया, मगर फिर भी आपको जो है वो बैटिंग में फिनिश करना चाहिए। और बॉलिंग अगर देखें तो नसीम शाह ने थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग करी है, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी वेरिएशन का मुजाहरा कर रहे हैं। काफी ऐसे कंसिस्टेंट पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं और फॉर्मेट में जिस तरह से T20 में भी चेंज ऑफ पेस से बॉलिंग करी है, पीएस में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। तो जिस तरह से डे बाय डे बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, एज ए बॉलिंग कंसर्न अगर वहाँ पर आप अपनी इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा। अदरवाइज पाकिस्तान टीम जिस तरह से खेल रही है, आपने देखा होगा कि पिंडी पैराडाइज पिच भी है जहाँ पर PSL में दफा बेतहाशा रिकॉर्ड भी देखने को मिले हमें। 230, 240, 250 रन भी चेज हो गए T20 फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ये है कि बैटिंग पैराडाइज पिचेज है, मजीद और रन करने चाहिए था पाकिस्तान को। और न्यूजीलैंड जिस तरह से खेल रही है तो वो तो जाहिर बात है स्ट्रगल कर रही होती है यहाँ पर, क्योंकि होम कंडीशन का जो है वो जितना कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान के पास है इतना शायद ही किसी के पास हो। ठीक है, अच्छा नुज़ैरा भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताएगा कि अभी हम पाकिस्तान को हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ न्यूजीलैंड को भी क्रेडिट देना चाहिए। इस तरह उन्होंने 2 T20 मैचेस जीते, इब्तिदा में 2 T20 में उनको शिकस्त हुई, उसके बाद फिर उन्होंने 2 T20 मैचेस जीत के सीरीज़ को बराबर किया और यहाँ भी उन्होंने बड़ी आसानी के साथ कोई गिव अप नहीं किया। मिचेल ने अपनी कैरियर की दूसरी सेंचुरी बनाई, फिर विल यंग ने 80+ रन की इनिंग खेली। न्यूजीलैंड को आप कितना क्रेडिट देंगे इस हवाले से कि एक मजबूत पाकिस्तान की टीम के सामने है वो?
देखिए, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त ये दो खाली टीम्स नहीं खेल रही, दो अनइक्वल साइड्स खेल रही हैं। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनके मेन प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो आईपीएल में हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी फुल फोर्स के साथ इस वक्त मैदान में है। T20 की आपने बात की तो T20 में जब हमें नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि 1.5 साल बाद है T20 वर्ल्ड कप, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए। वहीं हमने अपनी फुल फोर्स देखी और किए भी कब गए, 5वें T20 में जो आपका डिसाइडर था। तब आपने जनाब मोहम्मद हारिस को भेज दिया, एहसानुल्लाह को भेज दिया। एक गलत आप ये समझ लें कि मैनेजमेंट है हमारी जो कि सही वक्त पर सही फैसले नहीं करती है। लेकिन फिर भी आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें, ऐसी टीम के जिसके अंदर उनके यंगस्टर्स हैं और ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको इतना एक्सपोजर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनमें से ज़्यादातर को कि जितना पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस वक्त है। उसके बावजूद उन्होंने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। आज के मैच में आप देखें, बॉलिंग की हम यहाँ पे बात करें तो ख़ासतौर पर जब न्यूजीलैंड ने आज बॉलिंग की है तो शुरू में शॉर्ट पिच बॉल्स उन्होंने काफ़ी की। मुझे न्यूजीलैंड की बॉलिंग में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में नसीम शाह ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की, वो जिस तरह से PSL में ऑफ कलर थे या T20 सीरीज़ में इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो ODI में बड़ा अच्छा कमबैक किया। और आप देखें, ये जो हम देखते हैं कभी हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है, अब नसीम शाह ने कम बैक किया है, ये इस वजह से है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि कंपटीशन है आपके बेंच पे। आपको पता है कि जमान खान बैठा हुआ है, आपको पता है कि एहसानुल्लाह बैठा हुआ है, मोहम्मद वसीम जूनियर बैठा हुआ है। तो जब कंपटीशन होता है ना तो आपकी जो टीम है वो फोर्टिफाइड होती है। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि सही वक्त पर आप सही फैसले नहीं कर रहे हो। अब बात लंबी थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन मैं बस ये पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, ये जो ODI हमारा आगे वर्ल्ड कप है, तो ये ODI में एक तो ये आपने दो काम करने हैं। एक, आपके पास बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन अपना बनाना है, और दूसरी ये कि आपने बेंच स्ट्रेंथ में इजाफा करना है। बेंच स्ट्रेंथ में इजाफा तब होगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करें। हसन, एक्सपेरिमेंट की भी बात की है और यंगस्टर्स की भी बात की है, तो यंगस्टर पे अगर बात होती है तो आपसे बेहतर कोई इस पे बता नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ अपने यंगस्टर भेजते हैं अफगानिस्तान, तो वो अफगानिस्तान जैसी टीम से हमारे यंगस्टर हार जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रीलंका की टीम आती है, B टीम आती है, C टीम आती है, वो हमें सीरीज हमारे होम ग्राउंड पर हरा के चली जाती है। अभी हम न्यूजीलैंड की टीम को देख रहे हैं, उनके मेन प्लेयर 7 से 8 प्लेयर जो है वो है नहीं, कोई IPL खेलने गए हुए हैं, केन विलियमसन इंजर्ड होकर वापस चले गए IPL से। तो ये भी तो यंगस्टर है ना, ये कैसे परफॉर्मेंस दे देते हैं फिर? देखिए, परफॉर्मेंस तो दे देते हैं, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अपनी परफॉर्मेंसेस को जो है ना एक्सक्लूड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कंट्री से खेल रहे हो चाहे आप फ्रेंचाइज से खेल रहे हो। इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हम फ्रेंचाइज में बहुत ज़्यादा जोर रहता है हमारा। देखें आप, फ्रेंचाइज क्रिकेट जितनी भी होती है आजकल, T20 मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, उसमें जितनी फ्रेंचाइज लीग्स हो रही हैं, 8 से 10 लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, तो कोशिश प्लेयरों की यही होती है कि जो सीनियर और जैसे प्लेयर होता रहता है वो कंट्री से नहीं खेलता ज़्यादातर, वो फ्रेंचाइज में जाके खेलता है। मगर फिर भी जो लेवल है हमारा वो जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए आपको खेलने के लिए अपना एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अपना प्लान बनाना पड़ता है। इमामुल्लाह की हमने बात करी कि वो परफॉर्मर है, वो ODI में खेल रहे होते हैं, मगर मैच फिनिशर जो है हमें वो चाहिए। हम बार बार रिलायबल जो है वो बाबर आजम पे कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखें T20 फॉर्मेट में भी 9,000 रन से ज्यादा उन्होंने किए, उसके बाद हजारों रन जो है वनडे ODI में कैरियर में कर रहे हैं, उसके बाद PSL फ्रेंचाइज में कंटिन्यू खेल रहे होते हैं वो। तो जो प्लेयर्स हैं, शान मसूद काफी अर्से से खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट तीनों फॉर्मेट में खेलते रहे और एक टाइम पे तो वाइस कैप्टन बनने वाले थे। तो इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि अपने आप को एग्जीक्यूट करना और डे बाय डे इंप्रूव करना आपने, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज होती जा रही है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, आप इंग्लैंड की देखें, T20 फॉर्मेट में जो टेस्ट मैच हुआ वो पिंडी में ही हुआ। यहाँ पर एक दिन में 85 बॉल्स में आपने 500 रन कर लिए। तो क्रिकेट जो है एक ही बेस पे खेली जाती है, और जहां पर आप अपनी टाइमिंग या अपनी टेक्निक चेंज करते हैं ड्यूरिंग द मैचेस, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम आ रही है कि हम सलमान राव को खिला देते हैं, उनकी जगह शान मसूद को भेज देते हैं, उनके बाद दूसरे प्लेयर्स को। तो प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में आप 2 मैच खेल रहे हैं या 4 मैच खेल रहे हैं, और फिर प्लेयर जो है परफॉर्मेंस भी देता है। ठीक है, और अब 15 गेंदों पे 10 रन दरकार है। इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे अनुज जहरा और हसन रजा के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज का पहला एक रोजा मैच था, इसमें पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। 9 गेंदें कबल पाकिस्तान ने इस टारगेट को हासिल किया और इस तरह पाकिस्तान ने सीरीज का पहला एक रोजा मैच अपने नाम कर लिया। GTV की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से तमाम हमवतनों को पाकिस्तान के इस पहले एक रोजा मैच में फतह की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जो है वो इस मैच को इसलिए जीता कि कन्विंसिंग विक्ट्री पाकिस्तान को मिल सकती थी। एंड पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की, लेकिन ये फतह थोड़ी ज्यादा बेहतर हो सकती थी।
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये कोई इतनी सेलिब्रेशन की बात नहीं है, लेकिन आप एक बड़े पेट्रियोटिक इंसान हैं और आपने बड़ी खुशी से बताया। और आपके खुशी से बताने से मुझे ज़्यादा खुशी हुई, आपको पता है, क्योंकि आपने इतना उसको सेलिब्रेट करके बताया। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री होनी चाहिए थी कि जिस तरह से आपने और मैंने मैच देखा शुरू में, जिस तरह से ग्राउंड सेट की थी शुरू में फ़खर ने और इमाम ने, तो लग तो ऐसा रहा था, और बाद में बाबर ने भी अच्छा आके कंट्रीब्यूट किया था कि ये पाकिस्तान मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगा। लेकिन हमने इस तरह से मैच ये जीता है कि जैसे कि पता नहीं हम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान पे खेल रहे थे। इतनी मुश्किल में हमने खेला है। जीते। हसन रजा ने मैं ज्वाइन किया। हसन, ये पाकिस्तान 5 विकेटों से इस मैच में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, लेकिन लगता है आपको कि फतह का मार्जिन थोड़ा मजीद और बेहतर होना चाहिए था? देखिए, बेहतर होना चाहिए था। बेहतर उस सूरत में होता जब दोनों बैट्समैन खेल रहे थे। फखर जमान जो है वो भी इनफॉर्म बैट्समैन है, और मैंने पहले भी बताया कि जब आप सेंचुरी कर लेते हैं, सेंचुरी के बाद आप कोशिश करते हैं कि लंबी इनिंग्स करें, अपने कैरियर को और आगे तक महदूद रखें और परफॉर्मेंस भी दें लंबी। जहाँ बैक टू बैक सेट बैट्समैन जब आउट होते हैं, हमेशा तो टीम को मौका मिलता है वहाँ पर अंडर प्रेशर डालने का। अगर आप देखें कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है जब बॉलिंग कर रहे थे न्यूजीलैंडर्स के और रिजवान खेल रहे थे, तो बैक टू बैक उन्होंने अटैक किया निकल के, मिड ऑफ और मिड ऑन भी ऊपर रखा हुआ था सर्कल में। चांस ले रहे थे कि विकेट थ्रो करें पाकिस्तान के बैट्समैन, और आउट हुआ। अगर मेरे ख्याल में थोड़ा और ज्यादा रन होते तो ये फाइट बैक करते हैं इस पे। और क्योंकि अच्छा हसन, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, क्विकली मैं जरा जानना चाहूंगा जो पाकिस्तान की टीम का सिलेक्शन है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप खुद भी बड़े जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। हम देख रहे हैं कि ओपनर की कतार है, शान मसूद तक जो है वो ओपनर है कि जो आके मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और जब स्पिनर आते हैं मिडिल ऑर्डर के सामने तो कि चूंकि नई बॉल के खेलने के आदी होते हैं, फास्ट बॉलर को खेलने के आदी होते हैं, तो फिर यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में ये फंस जाते हैं। जब ये आप खुद भी ये बात कह रहे हैं कि राचिन ने इनको काफी तंग किया, सोडी ने इनको काफी तंग किया, क्या वजह आपको लग रही है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को डिस्कार्ड किया जा रहा है और ओपनर से मिडिल ऑर्डर में खिलवाया जा रहा है? देखिए, बैट्समैन की टेक्निक होती है। एज ए ओपनर बैट्समैन शान मसूद ने कैरियर शुरू किया है, और अगर आपको याद होगा तो हम डोमेस्टिक भी खेलते हैं, मेरी कैप्टनसी में काफी प्लेयर खेलते रहे। यही वो शान मसूद हैं, जब खेलते थे मेरी कैप्टनसी में भी, तो फास्ट बॉल को बड़ा अच्छा खेलते थे। मगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको जब फेसेस करना पड़ता है, डिफरेंट स्पिनर्स बॉलर्स होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, तो वहां पर हर चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज भी वो फ्लो थोड़ा नजर आ रहा होता है कि स्पिनर्स पे काफी स्ट्रगल करते हैं। एक तो रिवर्स स्वीप शॉट खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि शान मसूद जैसे बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन होता है तो उसको स्ट्राइक आउट करना पड़ता है। हम मिसालें हफीज की देते हैं या शेब मलिक की देते हैं, स्पिनर्स पे खेलते हैं बड़ा अच्छा। वो इसलिए खेलते हैं कि नंबर 4 पोजीशन 5 पोजीशन ऐसी होती है कि वहां पर आपको प्लेसमेंट करनी पड़ती है, और फुटबॉल मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पिनर्स के लिए। तो शान मसूद का भी यही है कि अगर इमाम उल हक बैटिंग में ओडीआई में आ गए और मुसलसल उन्होंने सेंचुरीज की हैं, 9 सेंचुरीज की हैं ओडीआई में भी, और 15 सेंचुरी की हैं इमाम उल हक ने, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी की थी। आज भी 60 के ऊपर 60 से ऊपर रन किए उन्होंने। मगर आपको एक नंबर स्पेसिफिक जो है उसमें फिक्स करना पड़ेगा किसी नंबर पे भी, कि नंबर 3 भी। अच्छा, मैं जरा एंस का भी इनपुट ले लूं। नंबर 4 5 पे जब जाएंगे आप तो वहां पे मुश्किल होती है बैट्समैन। ठीक है, ये शान मसूद जिस नंबर पे खेल रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि इस नंबर के ऊपर अगर सऊद शकील होते या प्रॉपर कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता तो पाकिस्तान के लिए आसानी थोड़ी सी पैदा हो सकती थी, या इवन कोई भी ऐसा मिडिल ऑर्डर होता है जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है? देखिए, मैंने लास्ट जब आपके मैं प्रोग्राम में आई थी, मैंने तब भी यही कहा था कि सही वक्त पर सही फैसले नहीं होते हैं। शान मसूद की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है ना, टीम में उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन अब क्योंकि मौजूदा मैनेजमेंट में अच्छे टर्म्स हैं उनके, तो वो टीम में है। जब उन्हें होना चाहिए था तब वो नहीं थे। सऊद शकील को टीम में होना चाहिए, अब हारिस सोहेल अनफिट हो गए हैं, लेफ्टी थे, सऊद शकील भी लेफ्टी हैं, बहुत अच्छे। तो भाई आपने जब उन्हें बुक ही नहीं किया तो वो तो जाएगा, वो तो शाहीन भी जाएगा अभी खेलने के लिए। 21 मैच खेलने हैं शाहीन ने जाके, वो तो जब आपको एक उनकी आपने कोई उनको स्क्वाड में अनाउंस ही नहीं किया तो वो तो चले गए। अभी शाहीन भी जाएंगे 21 खेलने के लिए। लेकिन द थिंग इज डैट कि सऊद शकील की अगर हम बात कर लें, इवन तैयब ताहिर और कामरान गुलाम की आप बात करें, तो ये इतने अच्छे बैट्समैन हैं। आप उनका लिस्ट ए क्रिकेट का अगर आप एवरेज चेक करेंगे तो 40+ का है भाई इनका एवरेज। आप इन्हें क्यों नहीं खिला रहे हैं? क्या आपको इनसिक्योरिटीज हैं? क्या डर है कि आप उनको मौका ही नहीं दे रहे? सर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का जो आखिरी मराइल है, इस सीरीज को तैयारियों के लिए देखा जा रहा है, पाकिस्तान की टीम शेप में आ चुकी है? क्योंकि इस मैच ने, और गो के हम जीत जरूर गए, लेकिन तैयारियों की जो है वो कलई भी खोल दी इस मैच ने। देखिए, तैयारी जो है वो तैयारी तो न्यूजीलैंड की टीमें कर रही होती हैं, ऑस्ट्रेलिया की करती हैं, बाहर की टीमें हैं। आपकी इंग्लैंड की अगर देख लें, 3 फॉर्मेट अलग अलग बनाए हुए, T20 के हों और चाहे वनडे के हों चाहे टेस्ट मैच के हों, मगर टेस्ट मैच भी वनडे की तरह खेल रहे होते हैं आजकल मॉडर्न क्रिकेट में। मगर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि बैटिंग में आप कब तक इंतजार करते रहेंगे बाबर आजम पे, कब तक इंतजार आप करेंगे इफ्तिखार पे। ऑलमोस्ट अगर देखें तो आप सलमान आगा को ओडीआई में आप खिला रहे हैं। तो जो लिस्ट ए में बताया जिस तरह से कि डोमेस्टिक में परफॉर्मर है, कामन गुलाम को भी कैरी करके चला आपने, मगर सऊद शकील की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी एक हमारे एरा में खेलते हुए आए और मंजे प्लेयर हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की सारी डोमेस्टिक खेली है और 8 टूर्स भी किए हैं काफी। तो उसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पिछले 3-4 साल से,
उनको चांस देना चाहिए। जब वो टेस्ट मैच में खिला रहे हैं आप, तो वनडे में भी उनको खिला सकते हैं। तो एक मिडिल ऑर्डर जो पैसिफिक वो आप रखें, ताकि उस पे आए। क्योंकि शान मसूद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको लगता है कि इनजस्टिस भी है थोड़ा शान मसूद को क्रिटिसाइज करना, खिलाते हैं तो वहाँ पे मुश्किल होती है, ठीक है नहीं हो पाता। ठीक है हसन, आपको लगता है कि हम शान को जरा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन तो और सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनजस्टिस भी है शान के साथ ये, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे ओपनर है, उनको आप मिडिल ऑर्डर में डालेंगे तो जाहिर सी बात है उनका अपना गेम डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि फ्रेंचाइज में अगर आप खेल रहे होंगे तो वो अलग क्रिकेट होती है, मगर जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, कंट्री के लिए खेलते हैं, तो वहाँ पर अगर एक तो इनिंग्स ऐसी आपकी खराब जाती हैं तो आपको कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर डोमेस्टिक खेल के आना पड़ता है। डोमेस्टिक इतने पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स ज़्यादा खेलते नहीं हैं, जब जो स्टार बन जाते हैं पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कम बैक करना। मगर शान मसूद को क्रिटिसाइज हम नहीं कर रहे, उन्होंने स्पिनर्स पे थोड़ा वर्क करना चाहिए उनको मजीद, और क्रिटिसाइज इसलिए कि क्योंकि वो काफ़ी फॉर्म में खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में वाइड प्लेयर खेलते रहे। मुझे याद है कि नुमाइंदगी जब इस्लामाबाद से कर रहे थे, एज ए कैप्टन भी आगे खेल रहे थे, वो डोमेस्टिक में भी खेलते रहे। तो कंसिस्टेंसी जो है उनको दिखानी पड़ेगी, मगर एज ए ओपनर खेलेंगे वो। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जब स्टार्टिंग में शुरू में डोमेस्टिक में उन्होंने अपना करियर आगाज किया तो एज ए ओपनर ही खेलते थे वो। और मुझे याद है इमरान फरहद, अहमद शहजाद, ऐसे ओपनर, तौफीक उमर जैसे थे उस टाइम पे भी जब ये आए हुए थे डोमेस्टिक में, तो हम इनको एज ए ओपनर ही खिलाते थे यूटिलाइज के, मिडिल ऑर्डर में कभी नहीं खिलाया। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर की टेक्निक एक डिफरेंस होती है और ओपनर की डिफरेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल सही टेक्निक की आपने बात की। अभी हम बात करेंगे अगर भाई सऊद शकील अगर इंग्लैंड चलेगा, उनका मुआहिदा वहां पर हो गया, इफ्तिखार तो आपके पास अवेलेबल है, इफ्तिखार को भी खिला सकते थे, लेकिन इफ्तिखार को हम यहाँ यूटिलाइज करने के बजाय हम T20 में उसको खिला देते हैं। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी इफ्तिखार अभी, अच्छा इफ्तिखार की फॉर्म भी बड़ी अच्छी है अगर आप वो देखें तो, और जब वो नहीं इतना चल रहे थे हमने उनको रखा हुआ था ओडीआई में, और अब जब उनकी ज़रूरत है तो हमने ओडीआई में नहीं रखा, उन्हें मोहम्मद हारिस को रखा है बल्कि हमने, जबकि मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस की जगह इतनी कोई नहीं बनती है। लेकिन अगर आपने उनको ये कहें कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा है कि इंडिया में वो काम आएंगे लॉन्ग टर्म, आपने सोचा है, अभी रिजवान फिट भी नहीं है ना प्रॉपर, तो फिर सरफराज क्यों नहीं, वाई नॉट सरफराज। सरफराज का अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, और इंडिया में खासतौर पे उनका डेब्यू इंडिया का है सरफराज अहमद का, तो मेरे ख्याल से सरफराज को टीम में होना चाहिए था बैकअप विकेट कीपर के तौर पे, क्योंकि मोहम्मद हारिस को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उनको अभी ओडीआई में शामिल करें। हाँ, इफ्तिखार की आपने बात की, इफ्तिखार को सेकंड करते हैं, उनको बिल्कुल होना चाहिए था। आपको क्या लगता है हसन कि क्यों हम मिडिल ऑर्डर के ऊपर इतनी अहमियत नहीं दे रहे? अभी सरफराज की भी एन भी बात कर रही हैं, अभी मैं एक सबा करीम का ट्वीट पढ़ रहा था कि वो इंडिया के सरफराज खान की बात कर रहे थे, तो ये तो साबित होगा कि सरफराज चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। बिल्कुल टीम में जगह नहीं बनती है, डिपेंड करता है सिलेक्टर्स पे और सिलेक्शन कमेटी पे। पिछली अगर सिलेक्शन कमेटी देखें तो इस पर भी काफी डिबेट चल रही थी, किस प्लेयर को खिला रहे हैं किसको नहीं खिला रहे। अब जो सिलेक्शन कमेटी आई है वो भी हमारे साथ ही रह चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है काफी, और आप समझ गए जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, काफी अच्छे तक उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट भी करते रहे 19 लेवल पे 8 टीम्स में, तो वादे क्रिकेट में नजर आता है कि 22 रोड की। लेकिन आपको लगता है कि यासिर हमीद की और मोहम्मद शमी की चल रही होगी इतनी? जी, आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि यासिर हमीद की और मोहम्मद शमी की इतनी ज्यादा से होगी, इतनी ज्यादा उनकी सुनी जा रही होगी? एज ए रिस्पेक्ट टेस्ट प्लेयर हैं आप, यंग प्लेयर हैं या पुराने प्लेयर हैं, आपको पता है कि बोर्ड में, पाकिस्तान के बोर्ड में आपको जो है चीजें ऐसी होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, साथ में लेके अपनी मनमानी पड़ती है, अपनी सुनानी पड़ती है। अगर एज ए टेस्ट प्लेयर हैं, अगर पाकिस्तान के लिए, भारत हो गया, आवाम के लिए आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो वो आप अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए लेंगे, उसके फायदे के लिए लेंगे। तो अब मोहम्मद शमी भी क्रिकेटर रह चुके हैं, यासिर हमीद भी खेल चुके हैं। डिपेंड करता है कि जो जब डिबेट होती है, जब 3 प्लेयर्स या सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो डिसीजन क्या होता है प्लेयर्स का, किस फॉर्मेट में किस प्लेयर को खिलाना है, कहाँ पर निकालना है, कहाँ डालना है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और आप जब तक खिलाड़ी होते हैं खेलते में तो एज ए खिलाड़ी नहीं कहेंगे, एज ए सिलेक्शन कमेटी में आप देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ सूटेबल है। 11 अपनी टीम में और 15 का स्क्वाड बन रहा है, तो उस प्लेयर को किस फॉर्मेट में खिलाना है हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको। अच्छा, ये आप समझते हैं कि मोहम्मद हारिस को जो उन्होंने दिया रिप्लेसमेंट के तौर पे, और साइम अय्यूब को इन्होंने शाहीन के स्क्वाड में डाल दिया साहबजादा फरहान की जगह, तो ये सही फैसले हैं इसलिए क्योंकि हारिस इस तरह भी एन भी बात करेंगे और हम सब भी जानते हैं, और हम सबसे बेहतर आप बताएंगे, आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, प्रूवन आप कोच है, कि हारिस क्या इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो सरफराज की जगह ले सकें? देखिए, मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सरफराज की अपनी जगह अपना नाम है, एक चैंपियनशिप जिताई उन्होंने 6 साल से कंसेक्यूटिव, जो है बाबर आजम, ये वही प्लेयर है वर्ल्ड क्लास जो उनकी कैप्टनसी में खेलते रहे, अगर और भी दीगर प्लेयर जितनी पाकिस्तान के स्क्वाड में खेल रहे हैं उनकी कैप्टनसी में खेलते रहे। तो आपको रिप्लेसमेंट मैंने पहले भी बताया कि वही मिसाल आ गई है कि आपको 2 विकेट पसंद थे, राशिद लतीफ और मोइन खान, इन दोनों में से इतना कंपटीशन होता था कि इन दोनों में से सोचना पड़ता था सिलेक्शन कमेटी को कि हमने किसको खिलाना है, किसको बाहर बिठाना है, और इतने मजे के कीपर्स थे दोनों अपने क्रिकेट कैरियर के। तो यहाँ पर अभी हारिस को और मेहनत करनी पड़ेगी, और सरफराज का अपनी रेपुटेशन है एक, जिस तरह से वो कम बैक करके वापस आए, मगर फिर भी पाकिस्तान की रिपोर्ट यही सोच रहा है कि मुतबादिल जो है प्लेयर वो रखा हुआ है साथ में, मगर एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको हर फॉर्म में, और क्रिकेट जो है वो कंसिस्टेंसी का नाम है। ये नहीं कि आप एक शॉट खेल रहे हैं
2 रन बनाए, 20 रन बनाए, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है और अपने शॉट सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पर मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा हसन, आपसे और रैन से दोनों से इस मैच को वाइंड अप करेंगे। जरा क्विकली मैं एक सवाल करूंगा, फिर मैं उस इवेंट पे आऊंगा जो भी आप ऑर्गेनाइज कराने के लिए जा रहे हैं। एंड अभी मोहम्मद वसीम ने एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, 50 के बाद ये सुस्त खेलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है। मोहम्मद वसीम को अभी ये बात याद आ रही है? बड़ी हैरत की बात है कि मोहम्मद वसीम को ये बात याद आ गई, वरना वो जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है तो मेरे ख्याल से अभी भी ना याद आती उन्हें। लेकिन बहरहाल ये वही सारे खिलाड़ी हैं कि जिनको उन्होंने बैक किया है और इनकी मर्जी की वजह से कितने लोगों को नहीं आने दिया। अच्छा, ये इस वजह से इस कंडीशन में पहुंचे हैं, इस नहज पे पहुंचे हैं कि हमारी जितनी मैनेजमेंट आई है वो उन्हें बैक करती है। जी बिल्कुल, और रिजवान से पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई एशिया कप का फाइनल आपकी वजह से हार गए, नीदरलैंड के खिलाफ आप अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे थे, अभी 98 के चक्कर में आपने पूरा 19वां ओवर 20वां ओवर आपने जी निकाल दिया। तो जब आप इतने सेल्फिश हैं तो उसके बावजूद भी आप टीम में अपनी जगह पे खेल रहे हैं। शादाब भाई, आपने बड़ा भी हसन से अच्छा क्वेश्चन किया था कि हमारे खिलाड़ी अफगानिस्तान जाके हार के आ गए और उनकी बी टीम हमें हरा देती है। उसकी बस एक वजह है कि उनका कैप्टन शादाब नहीं है। उनका जो कैप्टन है वो टॉम लेथम, वो केन विलियमसन का दोस्त नहीं है, जो कि बाद में गए कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं। हसन, आप भी मुझे क्विकली बताइएगा, ये वसीम ने जो स्टेटमेंट दिया तो ये चीजें अब याद आ रही हैं? देखिए, अब याद आएगी ना, आप क्या कहते हैं, कुछ जिंदा रहने के लिए अपने आप को हाईलाइट तो करना पड़ता है जिंदगी में, क्योंकि अभी वो क्रिकेटर जो है बहुत सारे, आपको पता है, कुछ मंजर आम पे आते हैं, कुछ एकदम से गायब हो जाते हैं। तो देखिए, जब हसन रजा आप ये बात करते थे, हम ये बात करते थे, इफ्फी भाई ये बात करते थे, एन ये बात करती थी, तो सब ये कहते थे कि आप हसन, मेरा सवाल सुनिएगा, जब हम सब ये बात करते थे तो सब ये कहते थे कि जी आप पर्सनल, आप बाबर आजम को जो है वो उसको बैश कर रहे हैं। अब तो चीफ सिलेक्टर आपका फॉर्मर ये बात कर रहा है। मैंने यही बताया कि आप पता नहीं कौन सी हम जो है आपस में जो ये चीजें निकलवाना चाहते हैं, मतलब आप जिस जॉब पे होते हैं, आप जब थे वहाँ पर डिसीजन लेते हैं चीजों के, ट्वीट करना और मैसेज करना, ये चीजें तो फजूल हैं। जब आप जॉब पे होते हैं, पाकिस्तान की बोर्ड में कोई जॉब दी जा रही है आपको, या फिर आप 22 करोड़ की आवाम का फैसला कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिसीजन चीजें लेनी चाहिए। ठीक है हसन, अब ये बताइए, आपका इवेंट एक आप कराने के लिए जा रहे हैं हाफिजाबाद में, और एक T20 टूर्नामेंट आप कराने के लिए जा रहे हैं, तो हाफिजाबाद में क्यों करा रहे हैं, तो ये मुझे बताएं, और थोड़ी अपने इवेंट की तफसीलात बताइएगा। इवेंट की तफसीलात, 6 टीमें हैं इसमें, और मैक कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम है, यूएस क्रिकेट काउंसिल में आपको पता है चेयरमैन भी रह चुके हैं। अफजाल कुरैशी इनका नाम है, खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, मगर क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। और MCL मेजर क्रिकेट लीग जो है वो होने जा रही है हाफिजाबाद में यहाँ पर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो बहुत कोशिशें काविशें रही है कि मैं कोशिश करूंगी इतनी क्रिकेट मैंने सर्च किया क्रिकेट में कि मैं किसी पोजीशन पे आऊँ, मगर मैक कुरैशी जो है चीफ सिलेक्टर ने मुझे बनाया इस टूर्नामेंट के लिए हाफिजाबाद में, जहाँ पर नॉर्दर्न के प्लेयर्स और अंडर-19 के प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स, जितने PSL के प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 टीमें हैं इसमें, और क्रिकेट काउंसिल USA जो है वो इसको प्रमोट कर रहा है। इन प्लेयरों में से जो परफॉर्मेंस देंगे तो वो परफॉर्मेंस जो है वो उनकी काउंट होगी और डिफरेंट लीग्स अमेरिका में जाके खेलेंगे। अच्छा, स्पेशली मैक कुरैशी भाई की ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, न सिर्फ पूरी दुनिया में, यूएस क्रिकेट काउंसिल में और कैरेबियन। तो ये मतलब टीमें क्या ड्राफ्टिंग होगी, टीमें बनेगी किस तरह सन इसकी? टीमें बनेंगी किस तरह, क्या ड्राफ्टिंग होगी इसकी? ड्राफ्टिंग हो चुकी है, टीमें बन चुकी हैं, 6 फ्रेंचाइजें बन चुकी हैं और 6 फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर्स मुकम्मल किए हैं। एक टीम में 20 लड़के 20 स्क्वाड है, और जिसमें कराची शार्क है, उसके बाद हाफिजाबाद की टीम है, लाहौर की है, और इस्लामाबाद टाइगर्स की है। ये टीमें हैं, फैसलाबाद की टीम है, और बड़ी अच्छी टीम है, इसमें KBKB टीम है। तो ये फॉर्मेट बड़ा जबरदस्त है। और आपको पता है जिस तरह से डिपार्टमेंट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी बंद हो गई है, तो प्लेयर्स जो है कुछ छोड़ भी रहे थे, कुछ दिल बर्दाश्त हो गए। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे पाकिस्तान में आए थे, क्रिकेट में भी आए, और जिस वजह से मैक कुरैशी ने एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जो है ना ये टूर्नामेंट भी कराने का फैसला किया, और क्रिकेट को प्रमोट भी कर रहे हैं कि इन प्लेयरों में से ऐसे 10 प्लेयर होंगे जो हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके वहाँ पर जो है यूएस क्रिकेट काउंसिल में जाएंगे और कैरेबियन लीग्स में हिस्सा लेंगे, और कनाडा में इतनी लीग्स हो रही है वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है प्लेयरों के लिए कि परफॉर्म करें और यूथ जो है वो यहाँ पर खेले और पाकिस्तान में बाहर जाके क्रिकेट खेले। ठीक है, एंड मुझे क्विकली बताएगा 10 सेकंड के अंदर के ये इस तरह की जो लीग है कितनी, जो जिस तरह भी कह रहे हैं लड़के दिल बर्दाश्त हो गए थे, कितना ये एक कहते हैं ना कि बारिश में का पहला खतरा साबित होगी है? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। देखें, क्रिकेट होनी चाहिए, जब क्रिकेट होगी लोग खेलेंगे, वो लड़के खेलेंगे, इंकरेज होंगे। जब लीग क्रिकेट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें पैसा होता है, और जो आपका नया ब्लड है, एक प्लेटफॉर्म होता है, और आप सीनियर के साथ आपको खेलने का मौका मिलता है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये हसन अमीन ने कहा सीनियर के साथ खेलने का मौका मिलता है। अभी मैं वलीद का इंटरव्यू कर रहा था जो तौसीफ अहमद के साहबजादे हैं, उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि भाई मुझे तौसीफ अहमद का बेटा होने का बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आपके साहबजादे को जानता हूं कि बड़े जबरदस्त वो स्पिनर हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, उनको तो नुकसान नहीं हो रहा हसन रजा का बेटा होने का? देखिए, नुकसान तो नहीं हुआ है, अल्लाह खैर करे। अपनी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल होती है, आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी पड़ती है।
अगर मैं बात करूं जुनैद तौकीर ज़िया साहब के बेटे जुनैद ज़िया साहब जो हैं वो भी एक वनडे खेल चुके हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे के। अगर मैं बात करूं वाजिद खान की, तो वाजिद खान भी जो है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेलते रहे, आजकल माशाल्लाह कमेंटेटर हैं। तो ये डिपेंड करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस पे। और आजम खान की अगर बात करूं तो आपने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं और सुना होगा कि कोटा कलेक्टर वाइड एक फ्रेंचाइज है जहाँ से वो पिक हुए थे और आज जो है टॉप फ्रेंचाइज में हिस्सा बने हुए हैं, दुनिया की लीग में बने हुए हैं। तो ये प्लेयर पे डिपेंड करता है कि शायद अगर खेल रहे हैं मेरे बेटे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, तो जितना अंडर 19 खेल रहे हैं और जिस लेवल आपकी मौजूदगी का कोई प्रेशर तो नहीं होता उन पे? सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो चांस कितना देंगे। हसन, आपकी मौजूदगी का कोई प्रेशर तो नहीं होता कि डगआउट में इतना बड़ा बैट्समैन बैठा हुआ है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता। और क्रिकेट गेम ही जो है वो प्रेशर का है। प्रेशर को आपने लेना है, प्रेशर को एंजॉय करना है। और क्रिकेट जो है एंजॉय करने का गेम है। आप रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सही है, तो ठीक है। एंजॉय करने की आपने बात की, एक और साहब भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अभी वसीम ने जिस तरह कहा कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलना है, क्विकली मुझे बता दिएगा कि बाबर आजम के 12,000 रन हो गए जनाब। जी अच्छा, मुझसे कह रहे हैं जी बाबर आजम के तीसरा भी कौन है? मैंने कहा पता नहीं, हसन साहब से ना पूछ रहा हूँ। सो बाबर आजम के 12,000 रन हो गए हैं। जो रिजवान हैं वो पहले T20 के वर्ल्ड कप के बैटर बन गए हैं, 1,000 रन कंप्लीट करने वाले। तो बस हमारे पास खुशी की बात ये है, हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 2 हैं, पर्सनल माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं। हम हार भी जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास बाबर और रिजवान है। हसन क्या कहेंगे, बाबर के 12,000 रन एक बड़ा माइलस्टोन तो है ना एक? नो डाउट। और इस सदी में अगर आप देखें तो हमारी सदी में तो हमारे दौर में तो कितने बड़े बड़े लेजेंड रह चुके हैं एशियन बैटमैन। जहीर अब्बास का अगर नाम लें तो इतनी लंबी फहरिस्त है, जवाब मेरा भाई हो गया और बहुत सारे ऐसे सलीम मलिक जैसे प्लेयर इजाज अहमद। मगर इस दौर में देखें तो इस टर्नर में देखूं तो मैं एज ए बैट्समैन भी देखूं खुद, तो मैंने भी अगर फर्स्ट क्लास खेली 14,000 रन किए हैं, मगर हजारों रन करना आसान नहीं होता। और जिस तरह से बाबर आजम मेरे फेवरेट हैं, बल्कि पूरी दुनिया के हैं, तो अभी कम एज भी है उनकी, मजीद जो है रिकॉर्ड का हम बाहर लगा सकते हैं। और जिस तरह से वो स्टाइल्स में खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके फेवरेट तो है क्या कप्तानी बाबर को रखनी चाहिए T20 की, छोड़ देनी चाहिए? जी, T20 की कप्तानी रखनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? नहीं, जो आपको फॉर्मेट मिल रहा है इस पाकिस्तान क्रिकेट में, जो आपको क्रिकेट मिल रही है आप खेलें और एज ए कैप्टन बने हुए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप करें। क्योंकि मैंने बताया कि हम तो उस स्क्वाड में रह चुके हैं 90s के दौर में, जहाँ पर 4 कप्तान एक ही टूर पर चेंज हो गए। तो प्लेयर की कोशिश ये होती है कि एज ए परफॉर्मर वो खेलता रहे और जितने माइलस्टोन है अपने क्लोज करते रहे, इतनी दूरी ना रखे और परफॉर्मेंस देते रहे। ठीक है सर, ठीक है सर। हसन थैंक यू सो मच। आपको पता है हसन थैंक यू सो मच, हमारे साथ आज आप मौजूद थे। भी शामिल हो गए तो कहते थे मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान बनूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन रजा, हमारे साथ मौजूद थे। और आपके टूर्नामेंट के हवाले से हम जो है वो दुआ गो हैं और साथ साथ कोशिश भी होगी कि इस तरह हम हर ग्रास रूट के इवेंट को सपोर्ट करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस टूर्नामेंट के हवाले से भी अपने जो नाज़रीन को गाए बगाए अपडेट्स हम देते रहा करें। हसन रजा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अनुज़र, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया आज के शो के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वीक का हमारा लास्ट शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।